Hello, dear students. Good morning to all of you, and welcome to Franklin Biology classes. And this is Umar Rahat. और हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जहाँ पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करी थी। डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर के बारे में बात करी थी। ट्रिपल फ्यूजन हमने देखा था, सिनगैमी हमने देखा था, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब हमने देखा था, और फिर हमने एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने देखा था सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेल्यूलर प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, रूमिनेट एंड मोज़ेक एंडोस्पर्म क्या होता है। एंड प्लस हमने लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी थी, जहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि जीनिया इफेक्ट किस चीज को बोला जाता है एंड मेटाजीनिया किसको बोला जाता है। क्लियर है? तो वो हमारा लास्ट टॉपिक फिनिश हो जाता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और टॉपिक है हमारा बेटा एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने जाइगोट फॉर्मेशन देखा था, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एंडोस्पर्म को हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया था। तो आज का जो हमारा क्लास है बेटा, दैट इज ओनली ऑन एम्ब्रायो डेवलपमेंट के एम्ब्रायो कैसे डेवलप होता है बोथ डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंड मोनोकॉट एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और एम्ब्रायो डेवलपमेंट में कौन कौन से डिवीजन यूज होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एंड फाइनली एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है ना? अब पहले टॉपिक में जाने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स की हम बात करते हैं, फिर हम मेन टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपको याद रखना है कि एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? तो एम्ब्रायोजेनेसिस जो होता है बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट क्लास में हमने जाइगोट फॉर्मेशन किया था। जाइगोट एक सिंगल डिप्लॉयड सेल था। क्लियर है ना? अब क्या होगा बेटा, वो सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट जो है बेटा, वो कंटिन्यूअसली माइटोसिस से डिवाइड करेगा, और माइटोसिस से डिवाइड करने के बाद वो क्या करेगा, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, जिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एम्ब्रायो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है ना? अगर आपको याद हो, जब हमने बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, मैंने वहां पे आपको बोला था पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट को, एंड ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है फीमेल गेमेटोफाइट, यानी वो हमने गेमेटोफाइटिक जनरेशन देखी थी। गेमेटोफाइटिक जनरेशन मतलब हैप्लॉइड जनरेशन। ठीक है ना? अब याद रखना है, फर्स्ट सेल बेटा जो रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन को इन प्लांट्स, वो क्या होता है, वो जाइगोट होता है। तो एग्जाम में कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिए जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, बिकॉज ये पहली सेल है बेटा जो लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड बनेगी, बिकॉज इस फर्स्ट डिप्लॉयड सेल इन द लाइफ साइकिल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो गेमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, सुपोरोफाइटिक डिप्लॉयड होता है, तो दिस इज द सुपोरोफाइटिक सेल या फर्स्ट सुपोरोफाइटिक सेल बेटा। क्लियर है ना? तो आपने याद रखा एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम अ डिप्लॉयड जाइगोट। सेकंड चीज आपने याद रखा, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट पहली सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना? अब एम्ब्रायोजेनी का मतलब क्या होता है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो बेटा। क्लियर है ना? दूसरा वर्ड होता है एम्ब्रायोजेनी, EMBRYOGENY। एम्ब्रायोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। अगर आप एम्ब्रायोजेनेसिस की स्टडी कर रहे हो, दैट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनी। क्लियर है ना? और अगर आप फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो देख रहे हो कैसे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्लियर है ना? तो दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों थोड़ी डिफरेंट है बेटा, लेकिन दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दोनों आपको याद भी रखनी है। ठीक है ना? तो पहला टर्म अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पहला टर्म हमने पढ़ा बेटा एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है ना? और दूसरा टर्म हमने पढ़ा बेटा एम्ब्रायोजेनी। ठीक है ना? तो पहला टर्म जो है बेटा एम्ब्रायोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। क्लियर है ना? दूसरा एम्ब्रायोजेनी, एम्ब्रायोजेनी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। क्लियर है ना? अब इसके अलावा बेटा आपको दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जो जरूरी एग्जाम के लिए जरूरी है। पहला साइंटिस्ट जिसका आप नाम याद रखेंगे बेटा, वो है हॉफमिस्टर। हॉफमिस्टर बेटा, तो हॉफमिस्टर के बारे में आप याद रखेंगे, ये पहला साइंटिस्ट था बेटा जिसने जाइगोट के बारे में बात करी थी, प्लांट जाइगोट के बारे में बात था। फर्स्ट साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट द प्लांट जाइगोट, वो हॉफमिस्टर था बेटा। ठीक है ना? एंड सेकंड साइंटिस्ट था
हेनस्टीन, और हेनस्टीन के बारे में आपको याद रखना है, हेनस्टीन फर्स्ट साइंटिस्ट था बेटा जिसने बोला कि जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो हॉफमिस्टर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट जाइगोट, एंड हेनस्टीन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ जाइगोट इन एम्ब्रियोजेनेसिस बेटा। क्लियर है ना? तो ये कुछ सिंपल टर्म्स है बेटा जो आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है बेटा, इसके अलावा आपको और एक चीज याद रखनी है जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट, एंड सेकेंड याद रखना बेटा मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया है नीट में, ठीक है ना। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट एंड मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। अब ये होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए फॉर ये जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट है, ठीक है ना। अब जाइगोट ने डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल इसने डिवाइड कर दिया, और डिवीजन के बाद बेटा माइटोसिस से इससे दो सेल्स बनी, ये बनी सेल ए और ये बनी सेल बी, ठीक है ना। ये सेल ए है बेटा और ये सेल बी है बेटा। क्लियर है ना? तो अगर मान लो फॉर ये एक एक्स ऑर्गेनिज्म का हम जाइगोट देख रहे थे, ये एक एक्स ऑर्गेनिज्म है, इसका हम जाइगोट देख रहे थे, ये वाला। तो अब अगर बेटा इस एक्स ऑर्गेनिज्म में जाइगोट से बेटा दो सेल्स बनी, जो ये दो सेल्स यहाँ पे है इनको हम प्रो एम्ब्रियो सेल्स बोलते हैं। अगर ये दोनों प्रो एम्ब्रियो सेल्स बेटा यूज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, मान लो फॉर ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया ऐसे, और इस मैच्योर एम्ब्रियो को बनाने के लिए इन दोनों सेल्स ने इक्वली कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। इफ आफ्टर zygote आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज ऑफ zygote दो सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, चार का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी सेल्स बनती है। तो अगर ये सारी सेल्स बेटा जो आफ्टर डिवीजन ऑफ zygote बन रही है, अगर ये सब की सब कंट्रीब्यूट करती है बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सेल्स का कलर रेड था और पूरे एम्ब्रियो का कलर भी रेड है, दैट मींस दीस बोथ सेल्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो सच टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नोन एज होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट एक ऐसा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है जहां पे आफ्टर डिवीजन ऑफ आफ्टर क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक है, जो सेल्स बनेंगी वो सब सेल्स क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसी डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। सेकंड जो है बेटा वो है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। अब मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट में क्या हुआ, मान लीजिए एक्स ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जाइगोट डिवाइड कर गया दो सेल्स में, ठीक है, एक सेल ए है और एक सेल बी है। सेल ए ने कंट्रीब्यूट किया एम्ब्रियो फॉर्मेशन में और सेल बी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, मतलब प्रो एम्ब्रियो की सारी सेल्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रही है, ओनली सम सेल्स यूज हो रही है बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। तो ऐसी पर्टिकुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं, इसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट नाम देते हैं। याद रखेंगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट दो प्रकार की होती है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब प्रो एम्ब्रियो की सारी सेल्स यूज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एंड मीरोब्लास्टिक मतलब सारी सेल्स यूज नहीं होंगी बेटा किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में। क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अब याद रखेंगे होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है एंड मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना? चलिए अब हम आते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इन प्लांट्स में बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ, पहले हम डायग्राम को वन बाय वन समझेंगे और मैं गारंटी देता हूँ एट द एंड ऑफ डायग्राम बेटा आपको क्लास के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट याद हो जाएगा, ठीक है। पहले हम डायग्राम अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे भी आ जाएंगे बेटा। चलिए तो ये दिस इज द डायग्राम जो मैंने हैंड रिटन बना ली है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, और इसी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो डायग्राम को हम वन बाय वन समझेंगे ताकि इसमें हमारा कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट से। तो डायग्राम ये आपको सेट ए डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज ए डायग्राम। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा एक डिप्लॉयड सिंगल डिप्लॉयड सेल है जिसको हमने जाइगोट बोला, ठीक है ना। जाइगोट का हुआ बेटा डिवीजन, मतलब जाइगोट का माइटोसिस हो रहा है बेटा, ये माइटोसिस का सिग्नल है बेटा, ये माइटोसिस शो कर रहा है। जैसे माइटोसिस हुआ आपको पता है बेटा माइटोसिस से एक सेल से दो सेल्स बनती है, तो यहाँ पे भी दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक बना बेटा ये, एक मिनट, तो यहाँ पे भी दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ बेटा, ठीक है ना। तो एक सेल जो है बेटा वो ऊपर वाली सेल आपको दिखाई दे रही है, दिस वन द ब्लैक कलर्ड सेल बेटा, ये वाली, ठीक है ना। तो इस सेल को हम नाम देते हैं बेजल सेल। क्या बोलते हैं इसको, बेजल सेल, यानी इन केस ऑफ डाइकॉट्स या इन केस ऑफ मोनोकॉट्स दोनों में लगभग सेम ही होता है। तो जैसे ही जाइगोट डिवाइड करता है तो जाइगोट डिवाइड करता है दो सेल्स में, ठीक है ना, बाय द माइटोसिस। तो एक सेल को हम बोलते हैं बेजल सेल
और एक सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक सेल को हम एपिकल सेल बोलते हैं। अब कौन सी सेल बेसल होगी, कौन सी सेल एपिकल होगी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। बेसल सेल वो सेल होती है जो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल पाई जाती है। बेसल सेल वो सेल होती है जो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल पाई जाती है, ठीक है ना, ये याद रखना है बेटा। एंड जो एपिकल सेल है बेटा, एपिकल सेल वो सेल होती है जो टुवर्ड्स चाल्जा पाई जाती है। तो एपिकल सेल फेसेस चाल्जा एंड बेसल सेल फेसेस माइक्रो। अब आप बोलोगे सर ये तो उल्टा है यहाँ पे, बिकॉज हमने तो पढ़ा था चाल्जा ऊपर के साइड में होता है, एपिकल सेल नीचे की साइड, चाल्जा ऊपर के साइड में होता है, माइक्रोपाइल नीचे के साइड में होता है, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पे बस इतना याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम ओव्यूल पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो हम एनोट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो अपवर्ड ओव्यूल, सॉरी एनोट्रोपस नहीं, यहाँ पे हम बेटा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं, जो अपवर्ड ओव्यूल है। यहाँ पे ओव्यूल ऐसा है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया चाल्जा और ये हो गया माइक्रोपाइल, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई बातें, ठीक है ना। तो हुआ क्या, वापस आते हैं टॉपिक पे, हुआ क्या कि जाइगोट जो था बेटा प्लांट्स के अंदर, जो हमने कल बनाया था, कल की लेक्चर में बनाया था, उस जाइगोट में बेटा डिवीजन हुआ। और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखेंगे कि इन केस ऑफ डाइकोट्स बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन में जो पहला डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीडी यहाँ पे लिखा है, टीडी मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो जाइगोट का ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, तो मतलब जाइगोट बेटा ऐसे ब्रेक हो गया दो पार्ट्स में, ठीक है ना। और जैसे ही ब्रेक हुआ तो इसने दो सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। एक सेल जो टुवर्ड्स चाल्जा है बेटा, जो टुवर्ड्स चाल्जर एंड है, जिसको हमने ब्लू कलर में बनाया हुआ बेटा, इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनल सेल, इसको हम बोलते हैं एपिकल। तो याद रखना एपिकल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं, क्लियर है ना। एपिकल सेल इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल सेल। एंड दूसरी सेल बेटा आपको ऊपर साइड में दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेसल सेल भी बोलते हैं बेटा, इसको हम सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं बेटा। और ये वो सेल है जो किसको फेस कर रही है, जो माइक्रोपाइल को फेस। तो प्लीज एग्जाम के लिए याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ही ऑब्जेक्टिव आपने याद रखा, तीन ऑब्जेक्टिव आपने फर्स्ट पॉइंट में ही याद रखे। पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। सेकंड आपने याद रखा, दो सेल्स बनती है, बेसल सेल एंड एपिकल सेल। बेसल सेल जो होती है बेटा वो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल होती है, इसको हम सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं बेटा। एंड एपिकल सेल जो होती है बेटा वो टुवर्ड्स चाल्जा होती है, तो इसको हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू कलर में है बेटा एपिकल और एम्ब्रियोनल सेल, एंड ब्लैक कलर में है बेटा बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। और यहाँ पे कलर कोडिंग बड़ी जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब ये जो डेवलपमेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स होता है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स होता है, ये मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, होलोब्लास्टिक का मतलब होता है जहां पे प्रो एम्ब्रियो की सारी सेल्स यूज होंगी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में, क्लियर है ना। एंड मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है जहां पे सारी सेल्स फॉर्मेशन में यूज नहीं होती है, बल्कि आधी सेल्स यूज होती है, आधी नहीं होती है। अब देखो ध्यान से बेटा, ये लास्ट वाला डायग्राम अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला डायग्राम अगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस डायग्राम इज ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन गया बेटा, मतलब फाइनल एम्ब्रियो बन गया, ठीक है ना। अगर आप कलर कोडिंग पे ध्यान देंगे तो फाइनल एम्ब्रियो में मेरे को बताओ बेटा कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ओनली ब्लू कलर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लू कलर, ग्रीन भी है थोड़ा, लेकिन मेजरली क्या है बेटा, मेजरली ब्लू कलर है। अब मेरे को बताओ कि डायग्राम नंबर 2 में बेटा वो कितने कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बिकॉज कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो फाइनली बेटा पूरा का पूरा ब्लू कलर का बना है, दैट मींस एम्ब्रियो फॉर्मेशन में फाइनली बेटा किसने कंट्रीब्यूट किया, ब्लैक सेल ने कि ओनली ब्लू सेल ने, ओनली ब्लू सेल ने कंट्रीब्यूट किया। बिकॉज कंप्लीट एम्ब्रियो फाइनली किसका बन रहा है बेटा, ब्लू कलर का बन रहा है या ओनली ब्लू सेल का बन रहा है। दैट इज व्हाई दिस डेवलपमेंट इज नोन एज मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। यानी ब्लू सेल ने आगे 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 जाके बेटा डिवाइड करता क्या है, ब्लू सेल ही ओनली डिवाइड कर रहा है बेटा। ये सारे डिविजन ब्लू सेल के हो रहे हैं, हालांकि ब्लैक भी ऊपर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए बेटा ओनली ब्लू डिवाइड कर रहा है। और फाइनली ब्लू की वजह से ही क्या बन गया, कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। यही रीजन है बेटा हम इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। याद रखना इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स डाइकोट्स, ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का बेटा वो मीरोब्लास्टिक होता है। और मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है बेटा, ओनली एपिकल सेल इन्वॉल्व होती है। और यही रीजन है बेटा एपिकल सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द सेल व्हिच लेटर एक्चुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बेटा। समझ गए ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3-4 क्वेश्चन तो इधर ही बन गए पहले पॉइंट में ही। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एपिकल सेल बेसल सेल बनता है, बेसल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल होता है, एपिकल टुवर्ड्स चाल्जा होता है,
एपिकल सेल एम्ब्रियो को फॉर्म करती है, बेसल सेल एम्ब्रियो को फॉर्म नहीं करती, वो बाकी सपोर्टिंग टिश्यूज बनाएगी, लेकिन एम्ब्रियो रियलिटी में एपिकल सेल एपिकल सेल से बनता है, एंड दिस इज द रीजन द एपिकल सेल इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल सेल। क्लियर है ना? तो हमारे पास बेटा टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो बन गए यहाँ पे, ये तो आप समझ गए। अब टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो बनने के बाद बेसल सेल फिर से माइटोसिस करेगा एंड एपिकल सेल भी फिर से माइटोसिस करेगा, लेकिन अब माइटोसिस बेटा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बेसल सेल अभी भी ट्रांसवर्स डिवीजन से ही माइटोसिस करेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीडी लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे दोबारा से ट्रांसवर्स डिवीजन ही हो रहा है बेटा, ठीक है ना, बेसल सेल का। और कितनी सेल्स बन रही है? 2 सेल्स बनते हैं, ये बन गया सेल नंबर 1, ये बन गया सेल नंबर 2, ठीक है। और एपिकल सेल जो बेटा, एपिकल सेल ने भी माइटोसिस किया, लेकिन ये कौन सा माइटोसिस कर रहा है? वीडी। वीडी का मतलब होता है वर्टिकल डिवीजन, यानी पहला डिवीजन जो हुआ था बेटा वो ट्रांसवर्स हुआ था, और सेकंड डिवीजन जो हो रहा है, सेकंड डिवीजन में वेरिएशन आ रहा है। ऊपर वाली सेल जो है बेटा, जो बेसल नेचर की है, वो ट्रांसवर्स डिवीजन कर रही है और 2 सेल्स बना रही है ट्रांसवर्सली, एंड एपिकल सेल बेटा वर्टिकल डिवीजन कर रही है और 2 सेल्स वर्टिकली बना रही है। और जैसे ये डिवीजन कंप्लीट होगा तो हमारे पास बनेगा बेटा एक 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। तो अब एग्जाम के लिए याद रखना है बेटा, इन केस ऑफ डाइकॉट्स जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो 4 सेल्ड होता है, लेकिन जब हम बाद में मोनोकॉट्स की बात करेंगे बेटा, तो मोनोकॉट्स में ओनली 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। बिकॉज उनमें सस्पेंसर सेल और बेसल सेल डिवाइड नहीं करती है, तो बिकॉज ऑफ नो डिवीजन ऑफ बेसल सेल बेटा, वहां पे ओनली एपिकल सेल डिवाइड करेगी, इसलिए वहां पे ओनली 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बेटा कि डाइकॉट्स के अंदर प्रो एम्ब्रियो कितने सेल्स का होता है, तो याद रखना 4 सेल्स का होता है, जिसमें से 2 होंगी बेटा बेसल एंड 2 होती है बेटा एपिकल। क्लियर है ना? तो आपने याद रखा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पहला स्टेप है बेटा क्लीवेज ऑफ जाइगोट, और पहला क्लीवेज हुआ बेटा ट्रांसवर्स क्लीवेज और ट्रांसवर्स डिवीजन, और 2 सेल्स बनी बेटा। जो सेल माइक्रोपाइल के साइड में है उसको हमने नाम दे दिया बेटा एम्ब्रियोनल और एपिकल सेल, सॉरी सस्पेंसर और बेसल सेल बेटा। एंड जो सेल टुवर्ड्स चाल्जा है बेटा, उसको हमने नाम दे दिया एम्ब्रियोनल सेल और एपिकल सेल बेटा। क्लियर है ना? फिर आगे क्या हुआ, एपिकल सेल आगे जाके कंट्रीब्यूट करता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, बेसल सेल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दिस इज रीजन दैट दिस डेवलपमेंट इज नोन एज मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है ना? बेसल सेल ने फर्दर डिवाइड कर दिया ट्रांसवर्स डिवीजन से, सेम डिवीजन को रिपीट किया और 2 सेल्स बनाई। एपिकल सेल ने भी डिवाइड किया, लेकिन डिवीजन को चेंज कर दिया, वर्टिकल डिवीजन दिखा रही है बेटा, और दोबारा से 2 सेल्स बनाए, तो ओवरऑल एक 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है ना? अब 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो में फिर से सेम चीज हुआ बेटा, ठीक है ना। अब ऊपर वाली सेल्स बेटा कर रही है ट्रांसवर्स डिवीजन, नीचे वाली सेल्स बेटा दोबारा से कर रही है वर्टिकल डिवीजन। अब जैसे इन्होंने ट्रांसवर्स डिवीजन किया तो ऊपर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और नीचे भी 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ओवरऑल बेटा एक 8 सेल स्ट्रक्चर बना, और इस 8 सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा हम इसको ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं, OCTET। सो दिस इज द D इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्टेट स्टेज। ऑक्टेट स्टेज में टोटल 8 सेल्स होंगी बेटा, जिसमें से 4 अपर सेल्स होती है एंड 4 लोअर सेल्स होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये जो 4 सेल्स ऊपर बन गई बेटा, ठीक है ना, इन 4 सेल्स में से 2 सेल्स के अंदर बेटा डिफरेंशिएशन हो जाता है, 2 सेल्स चेंज हो जाती है, ठीक है। आउट ऑफ द 4 सेल्स जो पार्ट बेटा नॉन एम्ब्रियोनल पार्ट है, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में मदद नहीं करेगा, जो बेसल सेल के डिसेंडेंट से बेटा, जो बेसल सेल से बनी हुई सेल्स है, ऊपर वाली 4 सेल्स, उनमें से 2 सेल्स में मॉडिफिकेशन आता है। एक वो सेल जो सबसे ऊपर टॉप पे है, एक वो सेल जो सबसे नीचे है और एपिकल सेल के कांटेक्ट में है बेटा, ठीक है ना। जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है बेटा, ये डिफरेंशिएट हो जाती है और मॉडिफाई हो जाती है बेटा, और इस सेल को हम नाम देते हैं हस्टोरियल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है, इसको हम हस्टोरियल सेल बोलते हैं। और सेम सेल जब मोनोकॉट्स के अंदर बनेगी ना, सेम सेल को हम मोनोकॉट्स के अंदर बेटा वेजिकुलर सेल बोलते हैं। हस्टोरियल सेल को जब ये मोनोकॉट्स के अंदर बनेगी, इसी को हम वेजिकुलर सेल भी बोलते हैं। अब इस हस्टोरियल सेल का काम क्या होता है बेटा? इस हस्टोरियल सेल का काम ये होता है, ये न्यूट्रिशन को क्या करता है बेटा, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। मतलब ये न्यूट्रिशन को बेटा ये डिवाइड करेगा, भैया ये वाटर को, मिनरल्स को, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को बेटा एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ना, ठीक है, तो इसके एब्जॉर्प्शन की वजह से बेटा प्रेशर डेवलप होगा, और जो प्रेशर बेटा पूरे एम्ब्रियो को कहाँ की तरफ धकेलेगा? नीचे की तरफ धकेलेगा, ठीक है ना। ये ऐसे ओव्यूल है ना बेटा हमारा, ये हमारा ओव्यूल ऐसा है, समझ लीजिए, ये हमारा ओव्यूल ऐसा है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी जो हम डायग्राम बना रहे हैं बेटा, ये इस तरीके से, तो ऊपर हमारा बेटा बेसल सेल्स है, ऐसे ऊपर हमारी बेसल सेल्स है, और नीचे हमारी कौन है बेटा? नीचे हमारी एम्ब्रियोनल सेल्स है। तो ये नीचे हमारा एम्ब्रियो, समझ लीजिए ऐसे, ये नीचे एम्ब्रियो, ठीक है ना।
अब ये जो ऊपर वाली बेसल सेल्स है बेटा, ये डिवाइड कर रही है और इस एम्ब्रियो को नीचे की तरफ धक्का मार रही है। अब ये नीचे की तरफ धक्का क्यों मार रही है इसको? बिकॉज हमारा एंडोस्पर्म कहाँ बेटा? हमारा एंडोस्पर्म इधर है, ठीक है ना। अब एम्ब्रियो जब डिवाइड करेगा बेटा, एक कंटिन्यूसली एंडोस्पर्म को यूज करता जाएगा। जैसे ये लेयर ऑफ एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगी तो ये खाली हो जाएगा बेटा। अब उसको यहाँ पे सेकंड लेयर पे पहुंचना है। सेकंड लेयर पे पहुंचने के लिए बेटा ये वाली सेल जो है ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, और धक्का देती रहेंगी बेटा, पुश करती रहेंगी बेटा एम्ब्रियो को किसकी तरफ? टुवर्ड्स एंडोस्पर्म बेटा। समझ आया ना? अब पुश करने के लिए बेटा सबसे पहला जो फोर्स अप्लाई होगा वो कहाँ से होगा? वो हस्टोरियल सेल से अप्लाई होता है बेटा। समझ गए ना? तो हस्टोरियल सेल बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है बिकॉज इट मॉडिफाइज एंड इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स बेटा। और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की वजह से बेटा ये सेल जो है बेटा, जिसको हम हस्टोरियल सेल बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या करती है बेटा? ये सस्पेंसर अपैरेटस बनाती है। ये हम आगे आगे पढ़े, जब ये सेल्स डिवाइड करती जाएंगी ना तो ये एक बड़ा सा अपैरेटस बनेगा, इसको हम सस्पेंसर बोलते हैं बेटा। और सस्पेंसर का काम होता है, आप अगर देखेंगे बेटा, मतलब लेवल देखेंगे तो ये पहले लेवल था एम्ब्रियो का, ऐसे लेवल फर्स्ट लेवल ऑफ एम्ब्रियो ऐसा था। लेकिन अब आप देख लीजिए बेटा, लेवल ऑफ एम्ब्रियो चेंज हो गया, वो नीचे आ गया। वो नीचे क्यों आ रहा है बेटा? नीचे इसलिए आ रहा है बिकॉज इसको नीचे ला कौन रहा है बेटा? ग्रोथ ऑफ दीज सस्पेंसर सेल्स ला रही है। और उनको ग्रो करने में कौन मदद कर रहा है बेटा? हस्टोरियल सेल मदद कर रहा है। क्लियर है ना? तो ये सबसे ऊपर वाली सेल बेटा हस्टोरियल सेल बन गई। एंड सबसे नीचे वाली सेल जो ग्रीन कलर में हमने बनाई बेटा, उसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो याद रखना है, सस्पेंसर apparatus में जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है उसको हम हस्टोरियल सेल बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाली सेल जो इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियो बेटा, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, याद रखेंगे बेटा, हाइपोफाइसिस ही वो स्ट्रक्चर होता है, हाइपोफाइसिस सेल ही वो स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके बेटा एक तो रूट कैप बनाएगा एंड पार्ट ऑफ रेडिकल बनाएगा, ठीक है ना। तो हाइपोफाइसिस, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हाइपोफाइसिस का ग्रीन कलर है, तो मैच्योर एम्ब्रियो में देख लो बेटा, यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख लीजिए ग्रीन कलर है, ठीक है ना। अब क्यों है सिमिलर कलर बेटा? बिकॉज हाइपोफाइसिस ही वो स्ट्रक्चर होता है, या हाइपोफाइसिस सेल ही वो सेल होती है जो किसको बनाती है? जो रूट कैप को बनाती है एंड थोड़ा सा पार्ट किसका बनाती है बेटा? रेडिकल का भी बनाती है। क्लियर है ना? ये समझ आ गया यहाँ तक? तो हमने अभी पढ़ा बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में मैंने आपको बोला बेटा, जाइगोट डिवाइड किया, ट्रांसवर्स डिवीजन से तो दो सेल्स बनी, बेसल एंड एपिकल सेल। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल पढ़ रहे हैं, फिर हम बाद में डेवलपमेंट ऑफ एपिकल सेल भी देखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल में हमने क्या देखा बेटा? बेसल सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया तो दो सेल्स में कन्वर्ट हुआ, फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन किया तो चार सेल्स में कन्वर्ट हुआ। अब इस बेसल सेल में बेटा ये जो चार सेल्स बनी, इस लीनियर फॉर्म ऑफ फोर सेल्स को, ये जो मतलब पूरा लीनियर फॉर्म ऑफ फोर सेल्स बना, इसको बेटा सस्पेंसर अपैरेटस बोलते हैं। सस्पेंसर अपैरेटस के अंदर बेटा जो सबसे अपर मोस्ट सेल होती है उसको हम नाम देते हैं बेटा हस्टोरियल सेल। जो सबसे लोअर मोस्ट सेल होती है बेटा उसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। हस्टोरियल सेल इंपॉर्टेंट सेल है बेटा बिकॉज ये वो सेल है जो लार्ज साइजेड है, बिकॉज इसने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है। और एब्जॉर्ब करने का मकसद क्या है बेटा? ताकि प्रेशर डेवलप हो, और उस प्रेशर की वजह से बेटा ये एम्ब्रियो कहाँ की तरफ चला जाए? टुवर्ड्स एंडोस्पर्म चला जाए बेटा, ठीक है ना। और इसी अपैरेटस की जो सबसे नीचे वाली सेल है बेटा उसको हम हाइपोफाइसिस सेल बोलते हैं। और हाइपोफाइसिस वो सेल होती है बेटा जो फाइनली बेटा लास्ट पे किस में मदद करेगी? रूट कैप फॉर्मेशन में मदद करेगी। क्लियर है ना? सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बेसल सेल। तो यहाँ पे भी आप फिर आगे देख सकते हैं बेटा, बेसल सेल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है साइज में। सेम यहाँ पे भी बेसल सेल कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है साइज में। इधर भी आप देख सकते हैं बेसल सेल कंटिन्यूअसली साइज में इंक्रीज। तो हर जगह पे हो क्या रहा है? बेसल सेल कंटिन्यूअसली इलोंगेट होता जा रहा है। और इलोंगेट करने का मकसद क्या होता है बेटा? इलोंगेट करने का मकसद बस इतना होता है कि एंडोस्पर्म जो है ये पूरे एम्ब्रियो को धकाएगा बेटा, पूरे एम्ब्रियो को पुश करेगा टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म बेटा। अच्छा ये भी याद रखना, ऐसी डेवलपमेंट बेटा जहां पे एंडोस्पर्म को पुश किया जाए टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, ऐसी डेवलपमेंट को हम बेटा एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या नाम देते हैं? मैं इधर लिख देता हूँ, इसको हम एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं, एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखी बेटा। पहला आपने याद रखा मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ के सारी सेल्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। एंडोब्लास्टिक एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट होता है बिकॉज सस्पेंसर बेटा धक्का दे रहा है बेटा, सस्पेंसर पुश कर रहा है बेटा किसको? एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। और इस पुशिंग में बेटा मदद कौन कर रहा है उसको? बेटा एक सेल मदद कर रही है जिसको हम क्या नाम देते हैं? हस्टोरियल सेल नाम देते हैं। क्लियर है ना? फाइनली आप देखेंगे सस्पेंसर जैसे जैसे आगे बढ़ा और जैसे हम बेटा फाइनल
एम्ब्रायो पे पहुंचे, सस्पेंसर एकदम से गायब हो गया, हस्टोरियल सेल, सस्पेंसर सेल सब गायब हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ओनली एपिकल सेल बेटा एम्ब्रायो फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। समझ गए ना? सो दिस वाज डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल। तो आपको याद रखना है एम्ब्रायो डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको जाइगोट याद रखना पड़ेगा, जाइगोट के बाद बेसल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड एपिकल सेल टुवर्ड्स द चार्ल्जर एंड याद रखना है। और फिर आपको अलग से याद रखना पड़ेगा पहले डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एपिकल सेल। हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने मर्ज कर दिया, सब कुछ वहां समझ नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग से समझा रहा हूँ। तो पहले आप याद रखेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल कैसे होता है, फिर आप अलग से याद रखेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ एपिकल सेल कैसे होता है, तो फाइनली आपका पूरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फिनिश हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बेसल सेल का डेवलपमेंट समझ आ गया आपको बेटा। अब हम आते हैं एम्ब्रियोनल सेल की डेवलपमेंट पे, ठीक है ना? अब ये हमारा बेटा एम्ब्रियोनल सेल और एपिकल सेल है बेटा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या किया बेटा, अच्छा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिवीजन जाइगोट का कैसे होता है, तो वो ट्रांसवर्स होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा फर्स्ट डिवीजन ऑफ एपिकल सेल कैसे होता है, याद रखें फर्स्ट डिवीजन ऑफ एपिकल सेल इज वर्टिकल बेटा, ठीक है ना? तो वर्टिकल डिवीजन हुआ एपिकल सेल का तो 2 सेल्स बनी बेटा, ठीक है ना? ये दोनों ब्लू कलर में एपिकल सेल्स है। फिर फर्दर डिवाइड होगा तो 4 सेल्स बनी, ठीक है? और इस स्टेज को याद रखना बेटा जहाँ पे एम्ब्रियो 4 सेल स्टेज में होता है प्लस और 4 सेल्स बेटा बेसल होती है, इसको हम ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं। अब फिर फर्दर से डिवाइड हुआ बेटा तो 8 सेल्स बनी, 8 सेल्स के बाद बेटा एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना। तो ये सीरीज आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बेटा पहले जाइगोट है, जाइगोट के बाद बेटा 2 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो है, फिर 4 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो है, फिर ऑक्टेट स्टेज है बेटा, ठीक है ना? और ऑक्टेट स्टेज के बाद बेटा ऑक्टेट स्टेज मल्टीपल हो जाएगा बेटा 16 से, ठीक है ना? तो ऑक्टेट स्टेज के बाद वैसे तो बीच वाला स्टेज नहीं पूछा जाता है, ऑक्टेट के बाद डायरेक्टली याद रखना बेटा ग्लोबुलर शेप होता है। मतलब अब एम्ब्रियो किस शेप में आ गया बेटा, सर्कुलर शेप में आ गया, ग्लोबुलर शेप में आ गया। ग्लोबुलर शेप में आने के बाद बेटा एम्ब्रियो चेंज होगा, ठीक है? और हार्ट शेप में आएगा बेटा। तो याद रखना सीरीज है सेकंड हार्ट शेप। तो पहले जाइगोट, फिर 2 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो, 4 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो, ऑक्टेट स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज एंड फाइनली आपने हार्ट शेप याद रखा, ठीक है ना? और हार्ट शेप के बाद क्या हुआ बेटा, एम्ब्रियो फिर से मॉडिफाई हुआ और एम्ब्रियो में बेटा कुछ पार्ट्स दिखने लगे। तो जो पार्ट्स आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं, पहला पार्ट जो आपको याद रखना है बेटा वो याद रखना है दिस वन जो रेड कलर में बना हुआ है बेटा, ये पार्ट याद रखना है। यही वो पार्ट है बेटा जो आगे जाके कंप्लीट एम्ब्रियो के मेजर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा। इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस और टाइजिलम बोलते हैं। टाइजिलम का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है बेटा, ठीक है ना? सेकंड याद रखना बेटा रेडिकल डेवलप हुआ। रेडिकल वो स्ट्रक्चर होता है जो हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है, जो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लिम्यूल डेवलप हुआ बेटा। प्लिम्यूल वो स्ट्रक्चर होता है जो शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फूड को स्टोर करने के लिए बेटा इनके सब डाइकोट एम्ब्रियोज 2 कॉटलेटन्स डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज इनमें एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए फूड स्टोरेज के लिए बेटा बाद में सीड की डेवलपमेंट के लिए बेटा क्या रखा जाता है, कॉटलेटन्स को रखा जाता है। समझ गए ना? एंड फाइनली बेटा ये एम्ब्रियो एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, जिसमें आपको बेटा रूट कैप, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लिम्यूल एंड कॉटलेटन्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टेंशन वाला नहीं है। जस्ट ये डायग्राम अगर आपने अच्छे से याद रखा, आप हर एक पॉइंट एग्जाम में बेटा लिख भी सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आई होप बेटा आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। तो अब हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ भी जाएंगे, समझेंगे बेटा थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या लिखा है। अगेन सेम डायग्राम बेटा, जाइगोट, जाइगोट से बेटा ऊपर वाली टर्मिनल सेल नीचे। अच्छा यहाँ पे अब डायग्राम बेटा उल्टा है। अगर आप हम खुद की डायग्राम देखें, यहाँ पे हमने डाउनवर्ड्स बना लिया, यहाँ पे अपवर्ड्स बना लिया बेटा, कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज सिमिलर बेटा, ठीक है ना? तो फिर 4 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो बना, प्रोएम्ब्रियो बेटा सस्पेंसर है एंड सेल एम्ब्रियो है बेटा। तो नीचे ये वाली सेल्स एम्ब्रियोनल सेल्स है, ये वाली सेल सस्पेंसर है। तो फाइनली आप देख सकते हैं ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप। ये शेप्स आपको याद रखनी एग्जाम में पूछी जाती है। सेम डायग्राम वंस अगेन बेटा, ठीक है ना? ये डायग्राम्स में बहुत सारी रखी है बिकॉज आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड कर दिया बेटा, तो एक बनी एपिकल सेल ये वाली, एक बनी बेसल सेल ये वाली बेटा, ठीक है ना? एपिकल सेल ने डिवाइड कर दिया बेटा, ये एपिकल सेल ने डिवाइड कर दिया, ये एम्ब्रियोनल पार्ट बन गया बेटा, ये एम्ब्रियोनल पार्ट बन गया। ये हाइपोफाइसिस है बेटा जो हमने अभी पढ़ा था, हाइपोफाइसिस मतलब पार्ट ऑफ बेसल सेल बेटा। और ये सस्पेंसर apparatus है, ठीक है ना? फिर से डिवाइड हुआ बेटा तो 16 सेल स्ट्रक्चर बना। तो ये ऊपर वाला एम्ब्रियोनल पार्ट है, ये हाइपोफाइसिस है, और ये नीचे वाला क्या बेटा, ये सस्पेंसर apparatus है। फिर से डिवाइड हुआ तो ग्लोबुलर शेप बना बेटा सेम, फिर दोबारा से सस्पेंसर है और फिर हाइपोफाइसिस है और फिर ये सस्पेंसर apparatus है बेटा। तो मतलब ये सेम वही चीज है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस
अब ये डायग्रामेटिक पैटर्न थोड़ा बेटर है बेटा, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। फिर लेट ग्लोबुलर स्टेज बना, फिर ट्रांजिशन बना, फिर लेट हार्ट बना बेटा। अब हार्ट के बाद इन्होंने टॉर्पीडो को मिस किया हुआ बेटा, तो वो टेंशन नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट डायग्राम एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, देखो एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो रहा है बेटा कोटलेडन्स में। एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट जो होता है बेटा, दिस वन बेटा, ये हाइपोफाइसिस पार्ट है। ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल डेवलप कर रहा है। ये वाला पार्ट बेटा रूट डेवलप कर रहा है। ये हाइपोफाइसिस था हमारा बेटा, उसने रूट कैप डेवलप कर दिया। तो मतलब शॉर्ट में ये फिर पार्ट्स में बेटा डिफरेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ एक डेवलप्ड एम्ब्रियो बनेंगे। तो लेकिन डेवलप्ड एम्ब्रियो में कहीं पे भी आपको बेटा सस्पेंसर नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मींस बेसल सेल नहीं दिखाई दे, तो दैट मींस डेवलपमेंट ओनली किससे हुआ है, एपिकल सेल से हुआ है। वंस अगेन द सिमिलर डायग्राम बेटा, जो आप घर पे अच्छे से समझेंगे और इसको याद भी रखेंगे बेटा, ठीक है ना। पहला डायग्राम वैसे अच्छा है, वो आपको याद है, ये बस फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, जो आपको समझने में थोड़ा और हेल्प करेगा। क्लियर है ना। अब ये डायग्राम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो आप एग्जाम के लिए, नीट के लिए याद रखेंगे, एम्स के लिए भी याद, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपसे बेटा कभी ये सीरीज पूछा जाता है, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स में बेटा आपको ये सीरीज पूछा जाएगा, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो एग से बना बेटा टू सेल से बना बेटा ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 सेल स्टेज, फिर बना ग्लोबुलर स्टेज, फिर बना बेटा ट्रायंगुलर स्टेज, फिर बना हार्ट शेप, फिर बना टर्पीडो शेप, एंड फिर बना मैचुरल। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, जो मैंने फर्स्ट डायग्राम में दिखाई है बेटा, यहाँ पे भी ज्यादा बेटरली अच्छे से बेटा बनाया है, तो यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड एग है, तो ये एपिकल सेल आपको दिखाई दे रही है, ये बेसल सेल आपको दिखाई दे रही है। एपिकल सेल ने बेटा डिवाइड किया, तो ये 4 सेल प्रोएम्ब्रियो स्टेज बना बेटा, और ये सस्पेंसर एपरेट्स बना। फिर मॉडिफिकेशन हुआ, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली। फाइनल डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, फाइनल डायग्राम में एम्ब्रियो में मेजरली क्या बना हुआ बेटा, ओनली ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट मींस ओनली एपिकल सेल से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें फिर अलग अलग पार्ट्स डिफरेंशिएट होंगे और फाइनली एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा डायग्रामेटिक पोर्शन। अब हम आते हैं बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन पे। एम्ब्रियोजेनेसिस, जो मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, एंड एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है ना। चलिए, द zygote after the period of rest develops into embryo. The process of development of mature embryo from diploid zygote is called embryogenesis, ठीक है ना। Study of embryogenesis is known as embryogeny. Zygote is the first cell of sporophytic generation. तो ये मैंने आपको पहले ही बोला, sporophytic मतलब diploid generation। फर्स्ट हम आते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के ऊपर बेटा। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो में याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, द नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन शेफर्ड्स पर्स, जिसको हम बेटा साइंटिफिकली कैप्सुला बोलते हैं, और जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्रूसिफरेसी से। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है बेटा, बिकॉज हमने कॉमन डेवलपमेंट जो है बेटा वो क्रूसिफरेसी एम्ब्रियो के अंदर स्टडी करा है, इसलिए बेटा इस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम क्रूसिफर और ऑन अ ग्रेड टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, यानी डाइकॉट एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट को हम क्रूसिफर डेवलपमेंट और ऑन अ ग्रेड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है, डाइकॉट एम्ब्रियो को बेटा क्रूसिफर डेवलपमेंट भी बोलते हैं और ऑन ग्रेड टाइप डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज एंडोस्कोपिक, ये मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, एंडोस्कोपिक क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज बेसल सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जाएंगी और वो पुश करेंगी बेटा किसको, एम्ब्रियो को बेटा टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, इस वजह से इसको एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ zygote is transverse, very important for exam, which produces two cell structure known as proembryo। जो हमने डायग्राम में देखा, पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन है, जो टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो को बनाएगा बेटा। The two cells are basal cell towards the micropyle and apical cell towards the chalza बेटा। तो दो सेल्स बनेंगे, एक होगा basal cell, एक होगा apical cell बेटा, ठीक है। basal cell बेटा towards micropyle होता है एंड apical cell बेटा towards chalza होता है। apical cell embryo को बनाता है, basal cell बेटा सस्पेंसर apparatus को बनाएगा। क्लियर है। More than 95% of embryo is formed from apical cell and thus the development is meroplastic, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है बेटा एम्ब्रियो का 95 एक्सेप्ट बेटा अगर हम रूट कैप को छोड़ दे, थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ दे बेटा, रूट का छोड़ दे, मतलब रेडिकल का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दे, रूट कैप को छोड़ दे, बाकी पूरा हिस्सा किससे बनता है बेटा, एपिकल सेल से बनता है। इसीलिए डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीरोप्लास्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एक्सेप्ट राइस, व्हीट एंड सम सीरियल्स वेयर डिवीजन इज ओब्लिक बेटा,
इसका एक्सेप्शन है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट का। ये एग्जांपल्स आपको याद रहे जहां पर डिवीजन ट्रांसवर्स नहीं होता है बल्कि ऑब्लिक डिवीजन होता है। इन कंपोस्टेई का दूसरा नाम बेटा एस्टरेसी फैमिली भी है, कंपोस्टेई को हम एस्टरेसी फैमिली भी बोलते हैं। Of angiosperms, both apical and basal cell contribute equally in the formation of embryo. Such development is called holoblastic. तो मैंने पहले ही बोला बेटा, अगर दोनों सेल्स कंट्रीब्यूट करती है तो होलोब्लास्टिक कहलाएंगे, अगर एक सेल कंट्रीब्यूट करती है तो मीरोब्लास्टिक कहलाएंगे। तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है बेटा कंपोसिटी और एस्टरेसी फैमिली जहां पे होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। The development of dicot embryo can be explained under two headings. पहला है बेटा डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल, दूसरा है बेटा डेवलपमेंट ऑफ एपिकल सेल, जो हमने ऑलरेडी डायग्राम के अंदर अच्छे से समझा है। इसको अब रीड कर देते हैं। फर्स्ट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल, ठीक है, आपको वैसे याद भी है तो अभी थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ लेते हैं। सो इन क्रूसिफर टाइप एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्रूसिफर टाइप मतलब बेटा बिकॉज ये क्रूसिफरेसी के अंदर सबसे पहले स्टडी किया गया है। द बेसल सेल डिवाइड्स कंटिन्यूअसली बाय ट्रांसफरस डिवीजन टू फॉर्म सिंगल लेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सस्पेंसर। समझ आ गया ना, वही है बेटा जो मैंने आपको बोला, बेसल सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन से और एक स्ट्रेट लाइन में सेल्स को अरेंज कराता जाएगा, जिस लाइन ऑफ सेल्स को हम सस्पेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। The outermost cell of suspensor becomes large sized in order to absorb maximum nutrients and is known as haustorial cell बेटा, ये भी हमने देखा है। The lowermost cell of suspensor which lies above the apical cell is called hypophysis, ये भी हमने देखा बेटा। तो this is important जो आपको याद रखना है, the hypophysis forms root cap and part of radicle. So this is development of basal cell. Now development of apical cell. The apical cell of dicot proembryo undergoes longitudinal division, ये भी हमने देखा, या vertical division भी आप बोल सकते हैं इसको, to form two cells and then further divide longitudinal. Second division भी vertically होता था बेटा, जो हमने देखा है। four cell structure जिसको हम क्या बोलते हैं, tetrad embryo बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब टेट्राड एम्ब्रियो अंडरगोस ट्रांसवर्स डिवीजन, टेट्राड एम्ब्रियो का ट्रांसवर्स डिवीजन हो, 8 सेल स्ट्रक्चर बना बेटा, जो हमने देखा था, जिसको हम ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं बेटा। The octet stage is differentiated into two layers, each containing 4 cells. The layer toward a suspensor is called a suspensor layer. The layer toward a chalza is called chalza layer. ठीक है ना। एंड फाइनली क्या हुआ, जो अपर वाली लेयर होगी बेटा सस्पेंसर लेयर होगी, वो रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल को बनाएगी। जो चालजा वाली लेयर होगी बेटा वो कॉटलिडन्स को, प्लेम्यूल को एंड एपिकोटाइल को। यानी शॉर्ट में आप याद रखेंगे, ड्यूरिंग डाइकॉट डेवलपमेंट बेटा बेसल सेल से क्या बनता है, हाइपोफाइसिस। बेसल सेल से क्या बनता है बेटा, रूट कैप एंड रेडिकल बनता है, पार्ट ऑफ रेडिकल बनता है। एपिकल सेल से क्या बनता है बेटा, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कॉटलिडन, प्लेम्यूल एंड एपिकोटाइल। यानी मेजर पार्ट किससे बन रहा है बेटा, मेजर पार्ट नीचे वाली सेल से बन रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट किससे बन रहा है बेटा, ऊपर वाली सेल से बन रहा है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एक ही सेल का है, तो इस वजह से डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा। समझ गए ना। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डाइकॉट्स में कैसे होता है। हालांकि मोनोकॉट्स के अंदर भी डेवलपमेंट सेम ही है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने बेटा आपको। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा, जाइगोट डिवाइड ट्रांसवर्सली, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 2 सेल्स बनेंगी बेटा, फिर 2 सेल्स में ऊपर वाली सेल डिवाइड नहीं करेगी, नीचे वाली सेल डिवाइड करेगी, तो 3 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो बनेगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए देख लेते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स बेटा, ठीक है ना। तो डाइकॉट्स एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। द नॉर्मल टाइप ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन सेगेटेरिया, सेगेटिफोलिया, ये याद रखना। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट इज सिमिलर अप टू द ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज तक सिमिलर होता है। लेटर ऑन डिफरेंशिएशन स्टार्ट। सस्पेंसर इज सिंगल सेल्ड एंड वेस्कुलर बेटा, ये याद रखना है। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स सस्पेंसर एपरेटस बेटा मेनी सेल्स का नहीं होता, सिंगल सेल्स का होता है एंड वेस्कुलर होता है। देयर इज ओनली वन टर्मिनल कॉटलिडन कॉल्ड स्केटुलम। डाइकॉट्स में 2 कॉटलिडन्स होते थे, यहाँ पे एक सिंगल कॉटलिडन होगा, और इस सिंगल कॉटलिडन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेक्यूटेलम बोलते हैं। एग्जाम के लिए याद रखना बेटा, द सिंगल कॉटलिडन शील्ड शेप्ड कॉटलिडन होता है, प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स इज नोन एज सेक्यूटेलम। तो टाइजिलम भी हमने देखा था, टाइजिलम एम्ब्रियोनल एक्सिस था। सेक्यूटेलम क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया बेटा, ये सिंगल टर्मिनल कॉटलिडन ऑफ मोनोकॉट्स होता है। In grasses, the second cotyledon reduced called epiblast. तो grasses मतलब मोनोकॉट्स के अंदर जो दूसरा cotyledon होता है बेटा वो बहुत ही reduced होता है, तो that reduced cartilage is known as epiblast. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट सिक्यूटेलम, सेकंड एपिब्लास्ट एंड थर्ड बेटा याद रखना है प्रोएम्ब्रियो जो होता है बेटा वो 3 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो होता है, इससे ज्यादा प्रोएम्ब्रियो सेल नहीं बनता है। क्लियर है ना। तो ये डायग्रामेटिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन
इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं बेटा, डाइकॉट ही आपको ज्यादा बेटर से अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द डायग्रामेटिक डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट्स एंड एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट्स, ठीक है ना। तो ये जो एम्ब्रियो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, आप ऐसे पहचान ही गए होंगे। तो बिकॉज इसमें दो कॉटलेडन्स आपको दिखाई दे रही है, कॉटलेडन नंबर 1 है, ये कॉटलेडन नंबर 2 है। तो दिस डायग्राम इज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो इसमें आपको रूट कैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको रेडिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। रूट कैप कहाँ से बना, हाइपोफाइसिस से बना। आधा हिस्सा रेडिकल का, थोड़ा सा हिस्सा रेडिकल का कहाँ से बना, हाइपोफाइसिस से। बाकी रिमेनिंग रेडिकल कहाँ से बना बेटा, वो एपिकल सेल से बना। ये आपको हाइपोकोटाइल दिखाई दे रहा है, ये आपको कॉटलेडन्स दिखाई दे रहे हैं, एंड ये आपको प्लिम्यूल दिखाई दे रहा है। प्लिम्यूल बनाएगा शूट, रेडिकल के बनाएगा रूट बेटा, क्लियर है। और अब मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो देखोगे तो मोनोकॉट्स में ये एक सिंगल कॉटलेडन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द सिंगल कॉटलेडन ऑफ मोनोकॉट्स। ये वाला जो ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द सिंगल कॉटलेडन ऑफ मोनोकॉट्स। और इस सिंगल कॉटलेडन को हम क्या बोलते हैं, इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एम्ब्रियो जो है बेटा वो अंदर दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो हियर, दिस इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो हियर। तो ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे ऐसे। तो ये पार्ट को हम बेटा प्लिम्यूल बोलते हैं, ये पार्ट को हम बेटा रेडिकल बोलते हैं। अब रेडिकल के ऊपर कवर पाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए बेटा रेडिकल के ऊपर कवर पाया जाता है। दिस कवर ऑन रेडिकल इज नोन एज कोलियोराइजा एंड कवर ऑन प्लिम्यूल इज नोन एज कोलेप्टाइल। तो याद रखना मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर आपको कोलेप्टाइल मिलेगा एंड कोलियोराइजा मिलेगा। कोलेप्टाइल बेटा प्रोटेक्टिव कवर ऑन प्लिम्यूल होता है, कोलियोराइजा बेटा प्रोटेक्टिव कवर ऑन रेडिकल होता है, क्लियर है ना। ये आपको एपिब्लास्ट दिखाई दे रहा है, एपिब्लास्ट मतलब रिड्यूस्ड सेकंड कॉटलेडन दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर है ना। तो याद रखेंगे प्लीज, इन केस ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो, कोलियोराइजा, कोलेप्टाइल, एपिब्लास्ट जो है 3 स्ट्रक्चर्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने। तो टाइजिलम क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। स्क्यूटेलम क्या होता है, स्क्यूटेलम कुछ नहीं है बेटा, ये सेकंड ये सर्वाइविंग कॉटलेडन ऑफ मोनोकॉट्स होता है बेटा। एपिब्लास्ट क्या है बेटा, एपिब्लास्ट रिड्यूस्ड कॉटलेडन है बेटा मोनोकॉट्स का। कोलियोराइजा क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवर ऑन रेडिकल है बेटा इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, ये डाइकॉट्स में नहीं होगा, मोनोकॉट्स में होगा। एंड कोलेप्टाइल क्या है बेटा, प्रोटेक्टिव कवर ऑन प्लिम्यूल इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, क्लियर है। चलिए, तो ये था बेटा पूरा किसके बारे में, एम्ब्रियो के बारे में। अब हम आते हैं सीड की तरफ, सीड क्या होता है, क्लियर है ना। देखो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, हमने लास्ट क्लास में जब हम जाइगोट पढ़ा था, हमने जाइगोट के बाद बेटा जब हम ओव्यूल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 इंटेगमेंट्स बनते हैं ऐसे। ये एक इंटेगमेंट हो गया इनर इंटेगमेंट, और ये दूसरा इंटेगमेंट हो गया आउटर इंटेगमेंट, क्लियर है ना। अब फिर मैंने आपको बोला था ओव्यूल के अंदर इनसाइड दीज इंटेगमेंट्स यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे एम्ब्रियो सैक पाया जाता है इस तरीके से, दिस इज द एम्ब्रियो सैक हियर ऐसे। फिर हमने ये भी देखा था कि एम्ब्रियो सैक के बाहर यहाँ पे जब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा होता है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है, इधर इस पोर्शन में एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है जिसको हमने न्यूसिलस बोला था, याद है ना। फिर हम एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर चले जाएंगे तो इनसाइड एम्ब्रियो सैक आपको क्या देखने को मिलता है, इनसाइड एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक जाइगोट बन गया है, तो ये जाइगोट बन गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। और इसके अलावा बेटा इस पॉइंट पे क्या बन गया है, इस पॉइंट पे एक ट्रिप्लॉइड सेल बन गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा था, क्लियर है ना। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जब एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बेटा, मतलब फर्टिलाइजेशन फिनिश हो जाता है, क्लियर है ना। आफ्टर फिनिशिंग फर्टिलाइजेशन बेटा ये ओव्यूल जो था, ये पूरा ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है बेटा, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एक फर्दर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम सीड बोलते हैं। यानी सीड कुछ नहीं है बेटा, सीड क्या है, सीड एक फर्टिलाइज्ड मॉडिफाइड ओव्यूल होता है बेटा। यानी ओव्यूल का जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेम ओव्यूल इज नाउ नोन एज सीड। अब सीड के अंदर मॉडिफिकेशंस क्या आ जाती है, जैसे ये ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट था, ये आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल बेटा कन्वर्ट होगा आउटर सीड कोट के अंदर, ठीक है ना। ये इनर इंटेगमेंट है बेटा, इनर इंटेगमेंट कन्वर्ट होगा बेटा इनर सीड कोट के अंदर, ठीक है ना। आउटर सीड कोट को हम टेस्टा बोलते हैं, इनर सीड कोट को हम बेटा टेगमेन बोलते हैं, क्लियर है ना। न्यूक्लियस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अगर थोड़ा बहुत न्यूक्लियस, वैसे तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है बिकॉज एम्ब्रियो इसको यूटिलाइज करता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस बच गया बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था।
सीड जब ओव्यूल था बेटा, तो ओव्यूल के कंडीशन में यहाँ पे एग सेल था, लेकिन जब सीड बनेगा बेटा, अब यहाँ पे एग सेल नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट होगा बेटा। सीड जब नहीं बना था, जब ओव्यूल था बेटा, तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस था, लेकिन जब सीड बनेगा बेटा, पोलर न्यूक्लियस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बेटा जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है फ्रॉम ए ओव्यूल बेटा, तो सच फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जिसके अंदर बेटा एग सेल चेंज हो गया, जिसके अंदर बेटा न्यूक्लियस चेंज हो गया, जिसके अंदर बेटा सेंट्रल सेल में चेंज आया, तो सच मॉडिफाइड ओव्यूल इज नाउ नोन एज सीड बेटा। ठीक है ना। तो सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड में दो सीड कोड्स होते हैं, आउटर सीड कोड को हम टेस्टा बोलते हैं, इनर सीड को हम टेगमिन बोलते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है बेटा, जिसको हम टाइजिलम भी बोल सकते हैं, मतलब एम्ब्रियो इनसाइड सीडी पाया जाता है बेटा। ठीक है। और अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटिलेडन्स मिलेंगे, अगर मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलेडन मिलेगा। तो दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज सीड बेटा। तो यानी सीड एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, जो एम्ब्रियो को अपने अंदर क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, तब तक जब तक वो जर्मिनेट ना हो बेटा। क्लियर है ना। चलिए तो देख लेते हैं। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म सीड। तो ये याद रखना बेटा, ओव्यूल सीड कुछ नहीं है, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। द ओव्यूल इंक्रीजेस ग्रेटली इन साइज, ओव्यूल बेटा साइज में इंक्रीज हो जाएगा। द इंटेगमेंट्स ड्राई अप, जो आउटर एंड इंटेगमेंट था बेटा वो ड्राई अप हो गए। तो आउटर इंटेगमेंट जो था बेटा becomes hard or leathery and forms outer seed coat called testa। ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, आउटर सीड कोट को हम क्या बोलते हैं, आउटर सीड कोट को हम टेस्टा बोलते हैं। ये हार्ड एंड लेदरी होता है, और कहाँ से बनता है, आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल से बनता है। और इनर वन जो होता है बेटा, अगर वो रह गया, अगर वो जिंदा बच गया, परसिस्ट कर गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेगमेन बोलते हैं। यानी शॉर्ट में सीड कुछ नहीं है, सीड एक मॉडिफाइड ओव्यूल है, जिसके अंदर बेटा बाहर आउटर इंटेगमेंट मॉडिफाई हो गया टेस्टा में, इनर इंटेगमेंट मॉडिफाई हो गया टेगमेन में। क्लियर है ना। The nucellus is generally used up during the development of embryo। जो हमने nucellus embryo sac के बाहर देखा था, वो during embryo development use हो जाता है। बट अगर कभी वो बेटा रह गया थोड़ा बहुत, बट if some cases it remains outside the endosperm, अगर कभी एंडोस्पर्म के बाहर थोड़ा बहुत बच गया बेटा, तो ऐसे न्यूक्लियस को अब हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। यानी पेरिस्पर्म क्या बेटा, ये रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस है, किसके अंदर, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या सीड के अंदर बेटा। ठीक है ना। The endosperm may persist or completely digested during embryogenesis। तो जो एंडोस्पर्म अंदर बन गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, उसको जो हमने अभी भी देखा बेटा, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे यूज करते हैं। या तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस में पूरा खत्म हो जाएगा, तो सीड में कुछ भी नहीं बचेगा, या तो वो बेटा थोड़ा बहुत सीड में बचेगा। अगर एंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ, वो फिर भी सीड में बच गया बेटा, ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अगर एंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस पूरा खत्म हो गया और कुछ भी अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म पीछे नहीं बचा सीड में, ऐसे सीड को हम बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। यानी सीड्स दो प्रकार के होंगे, बेस्ड ऑन कि उनमें एंडोस्पर्म बच जाता है आफ्टर सीड फॉर्मेशन कि नहीं बच जाता है। अगर आफ्टर सीड फॉर्मेशन बच जाता है तो उसको हम एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, अगर नहीं बच जाता तो उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ठीक है ना। चले, a scar is usually visible on one side of the outer seed coat, it is known as hilum बेटा। मतलब अगर मान लीजिए फॉर ये मैं सीड यहाँ पे जस्ट इमेजिन कर लो बेटा, ये मैं यहाँ पे एक सीड बना रहा हूँ, ऐसे सीड बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस सीड के ऊपर बेटा एक जगह पे एक निशान दिखेगा, मतलब ऐसे एक स्कार दिखेगा, एक निशान दिखेगा। वो निशान किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो फ्यूनिकल के या स्टाक के अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस निशान को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ठीक है ना। और हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टॉक, जो मैं भी बता रहा था, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टॉक या फ्यूनिकल को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक क्या होता है बेटा, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो सीड के अंदर बेटा फ्यूनिकल को स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना। With these changes, the ovule changes into seed and enters a period of dormancy while the ovary ripens into fruit। तो जैसे ही बेटा ये सारी चेंज आ गई, चेंज मतलब इंटेगमेंट कन्वर्ट हो गया सीड कोट में, न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया पेरिस्पर्म में, जाइगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, सेंट्रल सेल कन्वर्ट होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। जब ये सारी चेंज आई, तो इन चेंज की वजह से बेटा सीड का फॉर्मेशन हुआ, तो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में। और जैसे सीड बनता है, वो डोरमेंसी में चला जाता है बेटा, मतलब इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। और इनएक्टिव स्टेट में जैसे चला जाएगा, तो बाहर जो ओवरी थी बेटा, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये तब तक इनएक्टिव स्टेज में रहेगा जब तक हम इन सीड्स को बेटा दोबारा कहीं पे सो नहीं करेंगे या डिस्पर्स नहीं करेंगे। एक बार ये डिस्पर्स हो जाएंगे, इनको अच्छी कंडीशंस मिलेंगी, ये सीड जो है बेटा, ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सीडलिंग के अंदर, एक छोटे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कैसे जर्मिनेट करेगा, वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। चलिए, डाइकोटिलेडन सीड्स जो होते हैं बेटा,
ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डाइकोटिलेडन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड एंड डाइकोटिलेडन एल्ब्यूमिनस सीड। एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है जिनमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है जिनमें एंडोस्पर्म रहेगा। तो कौन कौन सा डाइकोटिलेडन सीड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा डाइकोटिलेडन सीड सीड एक्स एल्ब्यूमिनस है और कौन कौन सा डाइकोटिलेडन सीड एल्ब्यूमिनस है। एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब इनमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, एल्ब्यूमिनस मतलब इनमें एंडोस्पर्म रहेगा। तो डाइकोट्स के अंदर होता है बेटा ग्राम, पी, बीन, मस्टर्ड, मैंगो एंड ग्राउंडनट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एल्ब्यूमिनस में होता है कैस्टर, पॉपी, एराटोबॉटरेस एंड कस्टर्ड एप्पल बेटा। सिमिलरली मोनोकॉट्स में कौन से सीड्स एक्स एल्ब्यूमिनस है, कौन से एल्ब्यूमिनस है, तो मोनोकॉट्स में एक्स एल्ब्यूमिनस है ऑर्चिड्स, एल्सीमा, नजस, पोथोस, अमोर्फोफेलस एंड वेल्सिनेरिया। एंड एल्ब्यूमिनस में बेटा सीरियल्स, मिलेट्स, पाम एंड लिलीज बेटा। तो ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इन एग्जांपल्स को प्लीज आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अभी हम देखेंगे एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब है, लेकिन पहले एग्जांपल याद। अब एग्जांपल्स में बेटा अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ग्राम, पी, बीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कैस्टर एंड पॉपी, और यहाँ पे आप याद रखेंगे बेटा एमोर्फोफिलस, वेल्सिनेरिया एंड सीरियल्स एंड मिलेट्स बेटा। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स कुछ है बेटा, ये आप एग्जाम के लिए नीट के लिए अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रह जाता है, पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो याद रखना डाइकॉट का सीड जो होता है बेटा वो मोस्ट कॉमनली कैसे होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बिकॉज डाइकॉट में बेटा एंडोस्पर्म सीड में नहीं बच जाता, यही रीजन है बेटा डाइकॉट को क्या करना पड़ेगा, इसको दो कॉटिडेंस बनाने पड़ेंगे बेटा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बेटा। ठीक है ना, in X albuminous seeds, endosperm is completely consumed by the developing embryo and mature seeds are without endosperm. Simple है बेटा। ठीक है ना, the food is stored in the cortex। तो एंडोस्पर्म तो पूरा खत्म हो गया, तो फूड को अब कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कॉर्टेक्स। तो यही रीजन है ये दो कॉर्टेक्स का फॉर्म करेंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा था बेटा, ये हमने कल पढ़ी सीड कोट है, हाइलम है बेटा, स्कार जो हाइलम कहलाता है, एंड ये माइक्रो, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट किस में होगा, माइक्रोपाइल ऑफ सीड में, लेकिन दोनों डिफरेंट है बेटा। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के लिए होता है, माइक्रोपाइल ऑफ सीड एंट्री ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स के लिए होता है। क्लियर है ना। चले नेक्स्ट है बेटा एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड बेटा। इन एल्ब्यूमिनस सीड्स द एम्ब्रियो नॉट कंज्यूम्ड ऑल एंडोस्पर्म, पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने यूज नहीं किया, सो इट परसिस्ट्स इन द मैच्योर सीड। तो मैच्योर सीड के अंदर आपको बेटा एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। दैट मींस बेटा इन्होंने फूड अभी भी किसमें स्टोर किया हुआ है, एंडोस्पर्म में। इन मोनोकॉट सीड मेम्ब्रेन कवरिंग्स ऑफ द मोनोकॉट्स के अंदर बेटा रेडिकल को कवर कौन करता है, मैंने पहले ही बताया कोलियोराइजा। पिल्यूल को कौन कवर करता है, कोलेप्टाइल करता है। क्लियर है ना। तो अगर आप मोनोकॉट सीड देखोगे एग्जाम के लिए, मोनोकॉट सीड इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसमें हम कुछ चीजें याद रखेंगे। जैसे ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जिसको मैं रेड कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज एंडोस्पर्म बेटा, ये एंडोस्पर्म हो गया। तो यही रीजन है बेटा ये एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है, बिकॉज इसने बहुत ज्यादा एंडोस्पर्म अभी भी स्टोर करके रखा है। अब एंडोस्पर्म के बाहर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है बेटा, जिसको मैं ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लाइन दिखाई दे रही है बेटा, ये लाइन दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। ठीक है ना, ये लाइन दिखाई दे रही है। तो ये लाइन जो है ना बेटा, ये प्रोटीन का कवर है बेटा, ये प्रोटीन कोट है। ठीक है ना, इस प्रोटीन कोट को हम बेटा एलेरोन लेयर बोलते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम याद रख लेना। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, डाइकॉट सीड आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये पार्ट्स याद रखना है, प्लिम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिडेन याद रखना है। लेकिन मोनोकॉट सीड इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि मोनोकॉट सीड्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक प्रोटीन का कवर होता है। तो ये आपको एक प्रोटीन का कवर दिखाई दे रहा है जो ऐसे लाइंस में बना हुआ बेटा, ये कवर जो आपको लाइंस में बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रोटीन के कवर को हम एलेरोन लेयर बोलते हैं। ठीक है ना, इस एलेरोन लेयर के अंदर बेटा क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये पार्ट एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब आप नीचे साइड में देखेंगे बेटा, ठीक है ना, तो नीचे साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देगा बेटा, नीचे साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट। ये लाइन जो दिखाई दे रही है बेटा, ये सिंगल कॉटिलेडन है, और इस सिंगल कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्लियर है ना। और फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक में जो मैं बना रहा हूँ, दिस होल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियो बेटा। ठीक है ना, तो एम्ब्रियो के अंदर ये हो गया बेटा प्लिम्यूल, और ये हो गया बेटा रेडिकल।
ठीक है ना। पिल्यूल के ऊपर आपको कवर दिखाई दे रहा है बेटा, ये प्रोटेक्टिव कवर ऑफ पिल्यूल है बेटा, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ पिल्यूल, इसको हम कोलेप्टाइल बोलते हैं। दिस इज द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ रेडिकल, इसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। क्लियर है ना। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मोनोकॉट का स्ट्रक्चर आपको बेटा याद रखना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज रिप्रेजेंटिंग द एलेरोन लेयर बेटा, ठीक है, जो प्रोटीन का लेयर होता है। प्रोटीन लेयर के अंदर बेटा आपको न्यूट्रिएंट टिश्यू एंडोस्पर्म मिलेगा। नीचे जो दिखाई दे रहा है बेटा ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो में रेडिकल है एंड पिल्यूल है। रेडिकल के कवर को हम कोलियोराइजा बोलते हैं, एंड पिल्यूल के कवर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलेप्टाइल बोलते हैं। और इसके अलावा सिंगल कॉटिडन है जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला जो बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सिंगल कॉटिडन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। समझ गए ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे बेटा दोबारा से डायग्राम दिखाया गया है, तो आप इसको बेटा चेक कर सकते हैं, और ये डिफरेंसेस आप रीड कर देना एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में, जो हमने अभी बताई दिया बेटा, ये आप एक बार डिफरेंसेस पॉज करके रीड कर देना, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी बोला बेटा सीड चला गया डोरमेंसी के अंदर, डोरमेंसी के अंदर मतलब बेटा सीड इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब इस सीड को एक्टिवेट करने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीड को बेटा दोबारा से ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सीड टू लीव इट्स इनएक्टिव स्टेट एंड टू कम बैक टू द एक्टिव स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम जर्मिनेशन, या शॉर्ट में सीड का बेटा डोरमेंसी को छोड़ना और एक्टिव स्टेट में वापस आना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा सीड बेटा बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सीडलिंग, सो दिस ग्रोथ ऑफ सीड इन द फॉर्म ऑफ सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। तो देख लेते हैं बेटा जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस by which the dormant embryo of seed resumes active growth and grows into a new plant, इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन दो प्रकार की होती है बेटा, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है ना। तो डायग्राम की तरफ देख लेते हैं बेटा। तो पहला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एपिजियल जर्मिनेशन को। अब एपिजियल जर्मिनेशन बेटा ऐसा जर्मिनेशन होता है जहां पे कॉटिलिडन जो है ना बेटा वो जमीन से बाहर आ जाएगा। अब कॉटिलिडन जमीन से बाहर क्यों आ रहा है, बिकॉज हाइपोकोटाइल ग्रो ज्यादा कर रहा है इन कंपैरिजन द डेट ऑफ एपिकोटाइल बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देख लीजिए, ये आपको कॉटिलिडन पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये आपको बेटा हाइपोकोटाइल दिखाई दे रहा है, ये हाइपोकोटाइल पार्ट है। तो आप देख सकते हैं हाइपोकोटाइल ने ज्यादा ग्रो किया और पूरे कॉटिलिडन को क्या कर दिया, सरफेस से बाहर लाया बेटा, जमीन की सरफेस से बाहर लाया। तो ऐसी पर्टिकुलर जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपिजियल जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा जर्मिनेशन होता है बेटा हाइपोजियल। हाइपोजियल में क्या होता है बेटा, एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करता है, और जब एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करेगा ना वो सीड को या कॉटिलिडन को बेटा जमीन के नीचे रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम हाइपोजियल बोलते हैं। क्लियर है ना। तो या देख लेते हैं बेटा, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटिलिडन्स कम अबव द सरफेस ऑफ सॉइल इनटू द एयर एंड लाइट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। मतलब हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल बेटा कॉटिलिडन सरफेस से बाहर आ गए। जब कॉटिलिडन सरफेस से बाहर आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, इसको हम एपिजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। द कॉटिलिडन्स टर्न ग्रीन एंड मेक फूड फॉर द प्लांट। द फूड इज देन यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग स्टेम। They finally dry up and fall off and seedling becomes an independent plant. जर्मिनेट किसमें देखा जाता है एपिजियल जर्मिनेशन, ये देखा जाता है बेटा सीड बीन्स की सीड्स में, गोर्ड, कैस्टर, कॉटन, ये सब बेटा एपिजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। हाइपोजियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करेगा और वो क्या करेगा बेटा, वो पुश करेगा पिल्यूल को अपवर्ड्स बेटा, ठीक है ना। In this type of germination, the cotyledons remain in the soil or just above the surface. In this case, epicotyle elongates and pushes the plumule upwards. बेटा तो epicotyle plumule को upwards push करेगा. The cotyledons do not turn green. Cotyledons green नहीं बनेंगे बेटा. Examples: seed of pea, mango, and groundnut बेटा. तो this is the type of germination present in डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स बेटा, ठीक है, या शॉर्ट में इन एंजियोस्पर्म्स बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एपिजियल जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना। चले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायग्राम में बेटा दो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे आपको बेटा समझ आ जाएगा इस फोटोग्राफ से। ये पहला फोटोग्राफ है जहाँ पे बेटा कॉटिलिडन अभी भी जमीन के नीचे ही है। ये दूसरा फोटोग्राफ है बेटा जहाँ पे कॉटिलिडन अबव द सरफेस आया है। तो जिसमें कॉटिलिडन बिलो द सरफेस रहेगा बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, उसको हम एपिजियल जर्मिनेशन बोलते हैं।
और जिसमें वो ऊपर आ गया बेटा बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, उसको हम हाइपोजेल जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ डिफरेंसेस है बेटा बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, between apigeal and hypogel germination. तो apigeal germination में बेटा germination of plant takes place above the ground, hypogel में बेटा germination of plant takes place below the ground. Apigeal में बेटा cotyledons emerge out of the soil, hypogel में बेटा cotyledons remain inside the soil. Apigeal में hypocotyle is long and its upper part of the hypocotyle is curved down to protect the plumule. Hypocotyle is short and its upper part of hypocotyle is not curved down. एपिकोटाइल शॉर्ट होगा एपिजियल में, एपिकोटाइल लॉन्ग होगा बेटा हाइपोजियल में. Cotyledons turn green. Cotyledons do not undergo photosynthesis. Energy comes from the cotyledons. Energy comes from the endosperm beta. ठीक है. Occurs in beans and castor. Occurs in coconut, pea and maize बेटा. तो ये डिफरेंसेस भी याद रख लें, कभी 12th में पूछी जाती है. चलिए अब आते हैं बेटा लास्ट टाइप की तरफ, वो है बेटा विविपेरस जर्मिनेशन. तो मतलब विविपेरस का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि प्लांट्स बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन होगा क्या बेटा कि ये मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी देखी जाती है. इन मैंग्रोव्स बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. मैंग्रोव्स प्लांट्स जो बेटा आपको पता है वो सैलाइन कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन एंड वाटर बहुत ज्यादा होता है नीचे बेटा. तो अगर उन्होंने सीड बेटा इस सॉल्ट कंसंट्रेशन में डाला, इस वाटर में डाला ना, तो सीड क्या हो सकता है बेटा, सीड डैमेज हो सकता है बेटा, ठीक है ना. बिकॉज हाई वाटर हाई सॉल्ट की वजह से सीड ग्रो नहीं कर पाएगा. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ये सीड को प्लांट जो होता है बेटा अपने ऊपर ही जर्मिनेट कराता है. मतलब सीड का जर्मिनेशन जो होगा ना वो ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट ही होगा. और फाइनली बेटा जब सीड नीचे गिरेगा वो ऑलरेडी क्या होगा, जर्मिनेटेड सीड होगा. तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको विविपेरियन प्लांट्स बोलते हैं. तो विविपेरियन प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को जन्म देंगे. विविपेरियन प्लांट्स का मतलब ये होता है कि सीड बेटा पेरेंट प्लांट की बॉडी के ऊपर ही जर्मिनेट करेगा. एक बार वो जर्मिनेट हो जाएगा फिर सीड नीचे गिरेगा, और जैसे नीचे गिरेगा बेटा वो सीडलिंग की फॉर्म में नीचे गिरेगा. तो ऐसी पर्टिकुलर जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको विविपेरी बोलते हैं. ठीक है. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, मैंग्रोव प्लांट्स का डायग्राम है. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं बेटा, इस जगह पे देख रहे हैं, ये सीड है बेटा, और सीड क्या हो रहा है देख लीजिए बेटा, ये अभी पेरेंट प्लांट से ही जुड़ा हुआ है, और अभी क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है बेटा. ये देख लीजिए, इसका जर्मिनेशन ऑन पेरेंट प्लांट ही हो रहा है. तो ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको विविपेरी बोलते हैं. दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स. तो याद रखना पड़ेगा, मैंग्रोव्स के अंदर पाया जाता है. दीज प्लांट्स आर फाउंड इन मार्शी लैंड्स एंड ऑन सी कोस्ट बेटा. या ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. तो इन विविपेरी जर्मिनेशन, सीड इनसाइड द फ्रूट germinates while still attached to the parent plant and nourished by it. The embryo grows not only out of the seed but also out of the fruit and projects from in the form of a green seedling displaying root and hypocotyle beta. ठीक है, जो ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. Due to its increasing weight and seedling separate from the parent tree and falls in the mud or water as soon develops in the lateral roots. तो विविपेरी देखी जाती है बेटा राइजोफोरा में एंड सोनेरेटा में बेटा. क्लियर है ना. चलिए, तो ये यहाँ पे बेटा आज का टॉपिक जो हमारा है वो फिनिश हो जाता है. ठीक है ना. तो हमने आज बेटा पढ़ा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें हमने मोनोकॉट्स का, डाइकॉट्स का, हमने मीरोब्लास्टिक, हाइपोब्लास्टिक, एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट के बारे में बात करा, एपिकल एंड बेसल सेल्स के बारे में बात करा, सीड देखा बेटा, सीड क्या होता है, सीड का शेप क्या होता है, मोनोकॉट्स का सीड कैसा होता है, डाइकॉट्स का सीड कैसा होता है, स्क्यूटिलम क्या होता है, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल क्या होता है बेटा. ठीक है ना. एलेरोन लेयर क्या होती है, एलेरोन लेयर किसमें पाई जाती है. ठीक है. और फाइनली हमने जर्मिनेशन में एपिजेल, हाइपोजेल जर्मिनेशन की बात करी. एंड स्पेशली बेटा मैंग्रोव प्लांट्स के हमने देखा कि विविपेरी का इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है. क्लियर है ना. तो आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर. अब हमारा बेटा इसमें लास्ट लेक्चर रह जाता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े, उसके साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा. वो है बेटा डॉर्मेंसी एंड ब्रेकडाउन ऑफ डॉर्मेंसी. ठीक है. और प्लस इसमें एक्चुअली बेटा फ्रूट भी है, लेकिन फ्रूट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो वो मैं दोबारा से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज 11th में मैंने फ्रूट्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और वहां से रिवाइज करते इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. फिर हम इसके बाद बेटा इंशाल्लाह जेनेटिक्स वाला पोर्शन शुरू करेंगे. ठीक है ना. तो बाकी पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए. तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Until then बेटा, खुदा हाफिज एंड थैंक यू.